सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर 7 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नेक्स्ट टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पीस ट्रीटीज। तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने बहुत सारी चीजें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड हमने पढ़ ली थी, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ, किस तरीके से पीस की ट्रीटीज जो है हुई थी। तो देखो, इन 1999 and 20 the victorious allied forces predominantly Britain, France, America and Italy signed peace treaty with the defeated nation। 1919 और 20 के आसपास जितने जो विक्टोरियस जो अलाइड ग्रुप थे, मतलब स्पेशली जो है ब्रिटेन था, फ्रांस था, अमेरिका था और इटली था, इन्होंने क्या किया, एक पीस ट्रीटी साइन की। किसके साथ? जो है जो हारे हुए कंट्री थे, डिफीटेड नेशन के साथ। दिस ट्रीटीज इंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अब इसमें कौन कौन से ट्रीटी थे देखो, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो कि जर्मनी के साथ किया गया था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मन इन ले विद ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था। ट्रीटी ऑफ ट्रियानोन विद द हंगरी के साथ हुआ था। ट्रीटी ऑफ सीवरस विद टर्की एंड द ट्रीटी ऑफ न्यूली सरसेन एंड विद बल्गारिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दिस वाज ट्रीटी ऑफ वर्साइल विद द जर्मनी। ये जितने भी ट्रीटीज जो अलग अलग कंट्रीज के साथ हुई थी, उन ट्रीटीज में से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ट्रीटी है वो कौन सा है, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल। वर्साइल के साथ जो ट्रीटी हुई थी वो एक तरीके से क्या था, जो जीते हुए विक्टोरियस जो अलाइड थे वो हारे हुए जर्मनी पर जो है एक तरीके का जबरदस्ती का थोपा गया क्या था, एक ट्रीटी था। अब कैसे था देखो, डिस्कशन ऑन अ न्यू पोस्ट वॉर इंटरनेशनल ऑर्डर हैड बीन गोइंग ऑन द ड्यूरिंग द वॉर। मतलब अब वॉर के जैसे जैसे वॉर जो है खत्म होने के कगार पर आ रहा था, अब लोग सोच रहे थे कि वॉर के बाद इंटरनेशनल ऑर्डर कैसा रहेगा, कौन सुपीरियर पावर बनेगा, कौन वीक होगा। द फर्स्ट स्टेप वाज टेकन इन नवंबर 1917 बाय द लिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ऑफ रशिया। इस फील्ड में जो है सबसे पहला जो काम किया था, किसने किया था? रशिया ने किया था नवंबर 1917 में। क्योंकि वहां की जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी? रिवोल्यूशनरी थी, मतलब एक क्रांतिकारी जो है सरकार थी। और उसने क्या किया, इट अनकंडीशनली डिक्लेयर दैट इट वाज विथड्रॉइंग फ्रॉम द वॉर एंड अपील टू ऑल द वॉर टर्न्स नेशन टू टेक इमीडिएट स्टेप टू ब्रोक अ जस्ट एंड द डेमोक्रेटिक पीस। रशिया ने सबसे पहले 1917 में ये कोशिश किया, मतलब ये किया कि उसने वॉर से क्या किया, बिना कंडीशन के खुद को अलग कर लिया। और अलग करने के बाद क्या हुआ, उसने जितने भी कंट्रीज जो थे जो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन सबको बोला कि आप भी विदाउट जो है कंडीशन क्या करो, वॉर से जो है सेपरेट हो जाओ और पीस के बारे में जो है सोचना स्टार्ट करो। The Russian declaration said that the no country or nation would be forced to be the part of another country without its consent। और रशिया ने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि किसी भी कंट्री को या किसी भी नेशन को ये राइट्स नहीं है कि वो किसी दूसरे कंट्री में क्या कर सके, फोर्सफुली जो है उसको कैप्चर कर ले। नो कंट्री वुड बी बर्डन विद नो विद द कॉस्ट ऑफ वॉर रिपरेशन एंड द गवर्नमेंट शुड साइन ओनली पब्लिकली डिक्लेरेशन ट्रीटी बिटवीन देमसेल्व्स। इसके अलावा ये बोला कि जो भी गवर्नमेंट सीक्रेट ट्रीटीज कर रही है किसी दूसरे कंट्री के साथ, ये सीक्रेट ट्रीटी जो है नहीं होनी चाहिए। मतलब ट्रीटी ऐसा होना चाहिए जिससे वहां के लोगों को पता चले कि ट्रीटी में क्या क्या चीजें लिखी गई है। ये सारी चीजें वहां के लोगों के परमिशन के हिसाब से, वहां के लोगों के जो इलेक्शन के थ्रू जो लोग चुन कर गए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके सहमति से जो है, उनके एग्री से जो है ये ट्रीटीज जो है होनी चाहिए। दिस आइडिया डिड नॉट फाइंड मच फेवर विद द यूरोपियन गवर्नमेंट। ये जो रशिया का जो आइडिया था, ये यूरोपियन लोगों को जो ज्यादा पसंद नहीं आया, यूरोपियन गवर्नमेंट को ज्यादा पसंद नहीं आया। बट वे आर वेलकम बाय द वॉर वेरी सोल्जर एंड द वर्कर्स। लेकिन ये जो रशिया का जो आइडिया था, ये रशिया का जो मॉडल था, ये गवर्नमेंट को तो पसंद नहीं आया, लेकिन जो उस समय जो है क्या थे, थके हारे जो सोल्जर थे, अब काफी दिनों तक लड़ाई हुई थी, सबके सब सोल्जर्स भी क्या होंगे, थक गए थे। और जो काम करने वाले मजदूर लोग थे, उन पर ये जो आइडिया ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है फेमस हुआ। They were widely discussed by the people and the demonstration began to held across Europe in the support। और इन्होंने क्या किया, इसका डिस्कशन करना स्टार्ट किया रशियन मॉडल का। और यूरोप के, मतलब यूरोप में जो है अलग अलग जगह पर क्या होने लगे, डिमॉन्स्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गए। Seeing the popular wave in favor of universal peace, the American President Woodrow Wilson announced his 14th point in January 1918। जब इस तरीके का रशिया का जो मॉडल था ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था वर्कर्स के बीच में, सोल्जर्स के बीच में, तो उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने क्या किया, इस चीज को जो है अच्छे से, मतलब कोशिश किया, मतलब कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो, यूनिवर्सल पीस बने। आउटलाइनिंग द प्रिंसिपल फॉर द वर्ल्ड पीस इन द नेगोशिएशन पीस ट्रीटीज टू एंड वॉर।
और इन्होंने क्या सजेस्ट किया, एक 14 पॉइंट जो है ट्रीटीज के लिए जो है 14 पॉइंट्स का जो है एक जो है मतलब पीस का रूल्स बनाए इन्होंने। और इसमें बोला कि हम लोग क्या करेंगे, बिना किसी नेगोशिएशन के जो है वॉर का जो है हम लोग एंड करेंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन डिक्री कैन बी सीन इन दिस अनाउंसमेंट। और इन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी उसमें जो रशिया ने पहली बार कहा था कि ट्रीटी सीक्रेट नहीं होनी चाहिए, मतलब वॉर खत्म होनी चाहिए, इन सब बातों को जो है वुडरो विल्सन ने अपने 14 पॉइंट में क्या किया था, इसको जो है उसको जो है शामिल किया था। विल्सन टू अपोज द सीक्रेट पैक्ट, विल्सन ने भी क्या किया, अपोज किया कि कोई गुप्त संधि नहीं होनी चाहिए, कोई सीक्रेट पैक्ट जो है नहीं होने चाहिए। Significantly, he also asserted that all the nationalists were to get the right to the self-determination, and he was in favor of establishing democracy in the in all war-torn countries। और ये चाहते थे कि जितने भी कंट्रीज वॉर में पार्टिसिपेट किए हैं सब कंट्री में क्या हो, एक प्रॉपर डेमोक्रेसी हो, वहां पर इलेक्शन हो, और इलेक्शन के थ्रू क्या हो, गवर्नमेंट का जो है वहां पर सिलेक्शन हो। विल्सन ऑल्सो एडवोकेट फ्री एंड अनहिंडर्ड ट्रेड बिटवीन द ऑल कंट्रीज। और इन्होंने ये भी बोला कि जो ट्रेड मतलब जो ट्रेड है वो सी रूट्स के थ्रू जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड कैसा होना चाहिए, पूरा का पूरा ओपन होना चाहिए, किसी के लिए रेस्ट्रिक्टेड जो है नहीं होना चाहिए। He also argued in the favor of disarmament and the formation of League of Nations। और उन्होंने एक और आइडिया सजेस्ट किया कि एक पूरे दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं उन सबका एक ग्रुप बनना चाहिए जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीग ऑफ नेशंस बोलेंगे। that would undesticated disturb between the, और ये क्या करेगा, ये जो लीग ऑफ नेशंस होगा वो दो कंट्रीज के बीच में जो भी क्या रहेगा, उनके बीच में जो भी डिस्टर्ब रहेगा, डिस्प्यूट्स रहेगा, उन डिस्प्यूट्स को ये क्या करेगा, सॉल्व करेगा। Wilson's 14 point stipulated that the Germany should return all the territories it had annexed since 1817 and the Poland would become a free nation। और सबसे पहले विल्सन ने ये कहा अपने 14 पॉइंट में कि जर्मनी ने जितने भी जो है एनेक्स किए हैं 1870 के बाद जो है जितने जगह उसने कैप्चर किया है वो सारे कैप्चर क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। और जो पोलैंड है, पोलैंड कैसा होना चाहिए, एक फ्री कंट्री जो है होना चाहिए करके। On Russia, he welcomed the establishment of democracies to depress the tyranny of the Tsar and the respected of the freedom of the Russian people to choose their own form the government। और इसके अलावा रशिया जो है क्या चाहता था कि जो उस समय जो है जार का जो एम्पायर था, जो जार जो है क्या करते थे वहां पर जो है मतलब राजा थे समझ लो, तो वो चाहते थे कि रशिया के जो लोग हैं वो इलेक्शंस के थ्रू क्या कर सके, गवर्नमेंट को चूज कर सके और किसी एक तानाशाह मतलब के अंडर में ना रहे। He did not hold any particular nation responsible for the outbreak of the war, so he felt that no demand should be made on any nation to pay war reparation। और रशिया ये सोचता था कि किसी एक कंट्री को वॉर का रिस्पॉन्सिबल ठहराना सही बात नहीं है, तो किसी एक पर सैंक्शन भी लगाना सही नहीं है, मतलब उस पर पैसे का जो है बोझ लगाना उस पर सही नहीं है। The new German government accepted Wilson's principle and signed the जो उनके बीच में जो ट्रीटीज थी, अब ये वुडरो विल्सन की कुछ कुछ जो पॉइंट्स थे वो जर्मनी को सही लगे और उसको वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट्स को जो है क्या क्या जर्मनी ने जो है एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके अलावा वहां पर और भी क्या क्या चीजें हुई देखो। ईच विक्टोरियस कंट्री हैड इट्स ओन विजन एंड डिप्लोमेटिक नीड्स। जितने भी जीते हुए कंट्रीज थे सब अलग अलग डिमांड्स रखते थे, मतलब कोई ये चाहता था कि जर्मनी पर हम लोग पैसा वसूले, जर्मनी को हम लोग क्या कर सके, उसकी सेना को वीक कर सके, उसके आर्मी को ये उसको आर्मी को तोड़ डालें, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जो जीते हुए कंट्रीज थे वो सोचते थे। France, which suffered the most damage in the conflict, had Germany responsible for the war and wanted the Germans to pay war। और यहाँ पर जो है फ्रांस क्या चाहता था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन था, फ्रांस था। तो फ्रांस ये चाहता था कि जर्मनी को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या बनाया जाए, उसको जो है रीजन जो है रिस्पॉन्सिबल जो है उसको बनाया जाए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, तो जर्मनी था। और उसको जर्मनी पर क्या होना चाहिए, वॉर पे जो है होना चाहिए, मतलब पे वॉर रिपरेशंस, मतलब उसको वॉर में जितनी भी नुकसान हुई है वो नुकसान जर्मनी से जो है भरनी चाहिए। thus effectively clipping Germany's economy so that it could never recover to wage another war। It also wanted Germany to return the French territory it had seized in 1871। और 1871 में जो फ्रांस ने क्या किया, जर्मनी ने क्या किया था, फ्रांस के जो जो एरियाज को जो है कैप्चर किया था वो एरिया कैसा होना चाहिए, फ्री जो है होना चाहिए।
दिस रीजन वॉज रिच इन द कोल एंड आयरन ओर, और फ्रांस ने जिस एरिया को कब्जा किया था, मतलब जर्मनी ने फ्रांस के जिन जिन एरियाज को कब्जा किया था वो एरियाज कैसे थे, कोल और आयरन ओर के फील्ड में काफी ज्यादा रिच थे। बाय गेटिंग बैक द टेरिटरी, फ्रांस sought टू पुट ब्रेक ऑन जर्मनीज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इससे फ्रांस ये इंश्योर करना चाहता था कि अगर उसको कोल वाले रीजन और आयरन वाले रीजन अगर वो क्या करता है जर्मनी से छीन लेता है, तो जर्मनी में अब इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब तो हमारे लिए क्या है, मतलब जर्मनी के लिए क्या थे, रॉ मटेरियल थे। तो रॉ मटेरियल को अगर तुम छीन लोगे तो अब जर्मनी में कहां से इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को ब्रेक करना चाहते थे। इट वांटेड डैमेज द जर्मन इकोनॉमी टू एक्सटेंड दैट कंट्री वुड नेवर अगेन थिंक ऑफ अटैकिंग अनदर कंट्री। ये सारे के सारे जीते हुए कंट्रीज ये चाहते थे कि जर्मनी की इकोनॉमी को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, उसको डैमेज कर दिया जाए, ताकि वो दोबारा से किसी भी दूसरे कंट्री पर अटैक करने से पहले कई बार सोचे। अब उसके बाद आगे देखो, ब्रिटेन टू वांटेड टू वीकन जर्मनी फॉर द स्ट्रेटेजिक रीजंस। अब देखो, जो चीज फ्रांस चाहता था जर्मनी को कमजोर करना, वीक करना, वही चीज कौन चाहता था, ब्रिटेन भी चाहता था, बट नॉट फॉर इकोनॉमिक रीजन। ब्रिटेन चाहता था कि जर्मनी कमजोर हो जाए, लेकिन इकोनॉमिक रीजन से नहीं, मतलब वो इकोनॉमिकली वीक ना हो जाए, क्योंकि अगर जर्मनी इकोनॉमिकली वीक हो जाएगा तो ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा, और ब्रिटेन के पास बहुत सारे मटेरियल है तो उसको सप्लाई करने के लिए मार्केट चाहिए। But Britain strongly opposed the right to self-determination of the colonial and the European nation and their freedom to choose democratic government। और ब्रिटेन इसके अगेंस्ट में था, किसके अगेंस्ट में, कि जितने भी कॉलोनीज थे वो फ्री नहीं होने चाहिए, कॉलोनीज जो है बने हुए रहने चाहिए। इट ऑल्सो अपोज द ओपन सीज पॉलिसी, और इसने भी क्या किया, ब्रिटेन ने भी क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, अपोज किया किसका, ओपन सीज पॉलिसी का। मतलब यहाँ पर जो है रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, सी रूट्स पे कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज का ही क्या होना चाहिए, राइट जो है होना चाहिए। इस तरीके का बात जो है कौन कर रहा था, ब्रिटेन कर रहा था। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी होप दैट रशियन रिवॉल्यूशन वुड फेल। अब ये जो फ्रांस था, जर्मनी था और ये ब्रिटेन था, ये चाहते थे कि उस समय रशिया में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके कारण से वहां की गवर्नमेंट चेंज हो गई थी। तो इस तरीके का ये जो रिवॉल्यूशन जो हो रहा था, ये चाहते थे फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की इस तरीके का रिवॉल्यूशन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। क्यों खत्म हो जाए, क्योंकि अगर रशिया में रिवॉल्यूशन हो रहा है तो उसका इफेक्ट कहाँ होगा, फ्रांस पर होगा, ब्रिटेन पर होगा, जर्मनी पर होगा, और जो कंडीशन रशिया की हुई है वही कंडीशन इनकी भी ना हो जाए करके ये क्या करते थे, चीजों को जो है ये मतलब इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। ये चाहते थे कि जिस तरीके से रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है वो रशियन रिवॉल्यूशन हमारे यहाँ ना हो और रशियन रिवॉल्यूशन क्या हो जाए, फेल हो जाए। अब उसके बाद आगे देखते हैं, देखो, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जून 1919। जब वर्साइल की ट्रीटी हुई तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी, अब क्या क्या हुआ था देखो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ट्रीटी वॉज द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। मैंने आपको बताया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी था। ब्रिटेन, फ्रांस एंड अमेरिका साइन दिस पीस एग्रीमेंट विद द जर्मनी ऑन 28 जून 1919। इस दिन पर क्या हुआ था, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने और अमेरिका ने क्या किया था, जर्मनी के साथ जो एक ट्रीटी जो है साइन की थी। इट कंटेन्ड मेनी टर्म्स दैट वेर अनएक्सेप्टेबल टू द जर्मनी। और इस जो ट्रीटी थी इसमें कुछ ऐसे टर्म्स थे जो अनएक्सेप्टेबल थे, किसके लिए, जर्मनी के लिए। बट द थ्री कंट्रीज थ्रेटन टू माउंट अ जॉइंट अटैक ऑन जर्मनी अब इफ डिड नॉट एक्सेप्ट दिस कंडीशंस। और ये तीनों कंट्री ने क्या बोला कि जर्मनी को डराया कि अगर आप हमारे कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जर्मनी पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अब इससे डर कर जर्मनी ने क्या किया, जबरदस्ती जो है साइन कर दिया। अब अगर ये तीनों फिर से जर्मनी पर अटैक कर देते तो जर्मनी तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता। तो इस चीज से बचने के लिए जर्मनी ने क्या किया, उनकी बातों को एक्सेप्ट किया और जो है उन्होंने क्या किया, एग्रीमेंट पे साइन कर दिया। अब वो जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें देखो, ये एग्जाम में भी पूछता है। Germany and its allies had to accept the guilt for the starting the gut for the starting the war and the destruction it caused the other countries। मतलब जर्मनी को जो है क्या माना गया, इस वॉर का पूरा जो है उसको रिस्पॉन्सिबल माना गया। Germany was held liable to pay the war reparation for the damage caused, which includes the cost of residential area, factories, mines, destroying the German army। और ये माना गया कि जर्मनी ने क्या किया है, जानबूझकर जो है रेसिडेंशियल एरियाज को, फैक्ट्रीज को, माइंस को क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है। तो इसके लिए उसको क्या करना चाहिए, पे करना चाहिए, पैसे जो उसको पे करनी चाहिए। द कंट्री वॉज टू पे अ सम ऑफ 66 यूरो लाख इन इंस्टॉलमेंट ऑफ टू द फ्रांस। और ये बोला गया कि ये फ्रांस को क्या करेगा,
66 लाख यूरो जो है वो क्या करेगा, उसको पे करेगा। किसको पे करेगा? फ्रांस को, इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में। बेल्जियम एंड ब्रिटेन, फ्रांस को, बेल्जियम को और ब्रिटेन को, इन तीनों कंट्रीज को इंस्टॉलमेंट में इतना पैसा पे करेगा। Many noted economists were of the opinion that this sum was beyond Germany's capacity to pay। और उस समय के बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट थे ये सोच रहे थे कि इतना ज्यादा सैंक्शन लगाना जर्मनी पर पॉसिबल नहीं है, वो इतना ज्यादा पैसा जो है पे नहीं कर पाएगा, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। They felt it would cripple the country's economy, rehabilitation and the geo-paradise European interest। इसके कारण से क्या होगा, पूरा का पूरा जर्मनी का इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसको वापस से जो है रिबिल्ड करने में पॉसिबिलिटी नहीं होगी, उसका पूरा का पूरा इकोनॉमिक ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। However, the victorious allies did not accept this argument। और जितने भी विक्टोरियस अलाइड थे उन्होंने इस बातों को ध्यान नहीं दिया। बिकॉज दे हैड देमसेल्व्स टेकन लोन फ्रॉम द अमेरिका। क्यों? क्योंकि ये जितने भी अलाइड्स ग्रुप जो थे ये खुद ब खुद अमेरिका से क्या लिए थे, लोन लिए थे। तो ये सारे कंट्रीज क्या सोचते थे, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, बेल्जियम हो गया, कि हम लोग जर्मनी से पैसा लेंगे और जर्मनी से पैसा लेने के बाद उसी पैसे को हम लोग कहाँ डाल देंगे, जो अमेरिका से हमने लोन लिया है उसको हम लोग पे करेंगे। लेकिन जब कई सालों बाद ये फील हुआ कि एक्चुअल में जो 66 लाख यूरो जो था वो काफी ज्यादा अमाउंट है, तो फिर उसको क्या किया गया, उसको कम करके 20,000 लाख जो है उसको कन्वर्ट कर दिया गया। पहले कितना था, 66,000 लाख, अभी कितना कर दिया उसका, ऑलमोस्ट 1/3 जो है कर दिया गया बाद में। Germany was to return all the territory it had annexed from the other countries like Belgium and the France। और जर्मनी को ये भी कहा गया कि आपने बेल्जियम के साथ फ्रांस के टेरिटरी में जितने भी एरिया आपने कैप्चर किए हैं वो सारे एरिया आप क्या कर दो, फ्री कर दो। Independent states were also established in the territory Germany had annexed under the earlier treaty with the Soviet Russia। इसके अलावा जो जो जगह आपने कैप्चर किया रशिया में, तो उन जगह को क्या किया जाएगा, उन प्लेसेस को जो है नया स्टेट में जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा। Germany was to return the Alsace and the Lorraine region it had annexed in 1871 to the France। और फ्रांस से अल्सेस और जो लेरेन वाला रीजन था उसको जर्मनी ने जीत लिया था, उसको क्या करना पड़ गया, रिटर्न जो है करना पड़ गया। अब देखो आफ्टर द 1919 यूरोप का मैप कुछ इस तरीके से था। ये देखो पूरा का पूरा पोलैंड क्या हो गया, सेपरेट हो गया। जर्मनी क्या हुआ, पहले देखो जर्मनी जो था बहुत बड़ा रीजन था, अब वो ईस्ट जर्मनी, मतलब जर्मनी के बहुत सारे पार्ट्स को क्या किया गया, अलग अलग जो है कंट्रीज को जो है डिवाइड कर दिया गया। मतलब पूरी तरीके से जर्मनी को इकोनॉमिकली तो तोड़ दिया गया, साथ ही साथ उनकी टेरिटरी को भी क्या कर दिया गया, छोटा छोटा टेरिटरी अलग अलग जो है कंट्रीज को जो है बांट दिया गया, तोड़ दिया गया। Germany was to give production of its mine in the Saar region to the France for 15 years। और जो जर्मनी का जहां पर क्या होता था, प्रोडक्शन होता था माइंस में, उस माइंस को जो है 15 साल के लिए किसको दे दिया गया, फ्रांस को दे दिया गया। The League of Nations would administrate the region during this time, after which the resident people would vote to decide whether it should be merged with the France and Germany। और जो जो उस समय ओपन एरियाज थे उन ओपन एरियाज को यह सोचा गया कि इसको हम लोग फ्रांस को और जर्मनी को बाद में दे देंगे, पहले वोटिंग कराएंगे और वहां के लोग जो है किस कंट्री में शामिल होना चाहते हैं ये हम लोग पहले वोटिंग कराएंगे, फिर उनको फ्रांस में मिला देंगे या फिर जर्मनी में जो है हम लोग मिला देंगे, जो उस समय के एनेक्स्ड एरिया थे। A large portion in the eastern part of the German Empire was ceded the newly constituted country of the Poland। It includes the Danzig corridor which gave Poland access to the sea। अब इसके अलावा क्या किया गया, जर्मनी का जो एरिया था डेंजिंग कॉरिडोर, इस एरिया को किसको दे दिया गया, पोलैंड को दे दिया गया, ताकि पोलैंड क्या हो सके, सी तक पहुंच सके। एज अ रिजल्ट द ईस्टर्न पोर्शन ऑफ जर्मनी वाज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। इसके कारण से क्या हुआ, जो ईस्ट जर्मनी जो था, ये देखो मैं आपको मैप में बताता हूँ, ये है कौन, पोलैंड। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा एरिया किसको दे दिया गया, पोलैंड को दे दिया गया, ताकि पोलैंड कहाँ पहुंच सके, सी रूट्स पर जो है पहुंच सके। और सी रूट्स उस समय बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्यों, क्योंकि सी रूट्स के थ्रू ही तो क्या होता था, ट्रेड होता था, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे सी रूट्स, इसीलिए जो है उसको किसको दे दिया गया, जो है पोलैंड को जो है दे दिया गया। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, और इन दिस वे अराउंड 65,000 square kilometer of land was ceded by the Germany to the various country after the war। इस तरीके से जर्मनी के जो है 65,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को क्या किया गया, अलग अलग कंट्रीज को जो है तोड़ तोड़ के जो है दे दिया गया। अब उसके बाद आगे देखो,
जर्मनीज कॉलोनीज इन अफ्रीका वेयर मैंडेट टू द लीग ऑफ नेशन। इसके अलावा जो है क्या किया गया, देखो जब लीग ऑफ नेशन का एक कंसेप्ट आया था, कंसेप्ट मतलब क्या था, लीग ऑफ नेशन पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं सबका एक ग्रुप होना चाहिए। तो इसमें क्या किया गया कि लीग ऑफ नेशंस में जो है, जो अफ्रीका में जो जर्मनी के क्या थे, कॉलोनीज थे, उसको इसमें मिलाया गया। इसमें मिलाने की बात की गई, विच हैंडेड ओवर देयर कस्टडी टू द ब्रिटेन। और लीग ऑफ नेशन में मिलाएंगे ही, लेकिन जर्मनी ने जितनी भी कॉलोनीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे बनाई थी उसको ब्रिटेन को दे देंगे, फ्रांस को दे देंगे और पोर्तुगीज को जो है दे देंगे। द चाइनीज टेरिटरी दैट जर्मनी कंट्रोल्ड वाज ट्रांसफर टू द जापान। अब यहाँ पर देखो, चाइना को भी उस समय क्या किया था, जर्मनी ने कैप्चर कर लिया था। तो चाइना का जिस जिस एरिया को जर्मनी ने कैप्चर किया था उसको किसको दे दिया गया, जापान को जो है दे दिया गया। क्यों दिया गया, बिकॉज जापान हैज अपोज्ड जर्मनी इन द वॉर। उसने जर्मनी को क्या किया था, अपोज किया था। इन दिस वे कॉलोनीज दैट जर्मनी हैड एक्वायर्ड इन 19th सेंचुरी स्लिप्ड आउट ऑफ इट्स हैंड। 19th सेंचुरी में जर्मनी ने जितने भी एरियाज उसने कैप्चर किए थे वो सारे के सारे एरियाज जो है वापिस से क्या किया गया, अलग अलग कंट्रीज को जो है ब्रेक करके दे दिया गया। Several terms in the treaty effectively ensured the disarmament of the Germany. The German army was limited to 1 lakh soldiers. इसके अलावा अलग अलग और तरीकों से क्या किया गया, जर्मनी की जो आर्मी थी उसको 1 लाख के नीचे जो है कर दिया गया। It armaments vehicle, submarine, battleship and the aircraft were dismantled. और उस समय जर्मनी के जितने भी व्हीकल्स थे, सबमरीन थे, बैटलशिप्स थे, एयरक्राफ्ट थे, सबको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब ये सब करना क्यों चाहते थे, जो विक्टोरियस कंट्री थे ये इंश्योर करना चाहते थे कि जर्मनी दोबारा जो है बिल्डअप ना हो सके, किसी भी दोबारा किसी भी कंट्री के साथ जो है वो वॉर ना कर सके। One term of treaty specified that Germany and the Austria would not merge without the permission of the League of Nations. इसके अलावा ये भी बोल दिया गया कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जो है कभी भी एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगे, लीग ऑफ नेशन का जब तक परमिशन नहीं होगा। Another treaty separated Austria and Hungary and the people of all the subordinate states the empire were permitted to form their independent country. इसके अलावा ये बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया और हंगरी ने जितने भी छोटे छोटे स्टेट जो कैप्चर किए थे वो सब क्या होंगे, अब इंडिपेंडेंट कंट्रीज में जो है कन्वर्ट होंगे। द वॉर दस अफेक्टेड ऑस्ट्रेलिया द मोस्ट। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको हुआ था, हारे हुए जगह में से ऑस्ट्रिया को हुआ था, और जीते हुए में किसको सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, फ्रांस को हुआ था। It was left with only farmland and had no other resources for the economic growth. A large chunk of Australian population spoke German, so it was natural for the two countries to seek the merge, but the Allied power prevent this. अब देखो, मतलब मतलब ऑस्ट्रिया में जितने भी लोग थे उसमें से बहुत सारे लोग क्या बोलते थे, जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। तो ये ऑब्वियस सी बात थी कि ऑस्ट्रिया और जर्मनी को क्या कर दिया चाहिए था, मर्ज कर दिया जाना चाहिए था, ताकि उनका लैंग्वेज, वो तो लैंग्वेज भी एक ही बोलते थे, सब चीज एक ही था, तो इससे क्या होता, वहां का एक कंट्री अच्छा सा इंडिपेंडेंट हो जाता। लेकिन अलाइड पावर्स ने क्या क्या इस चीज को जो है रोक दिया कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया जो है कभी भी मर्ज नहीं होंगे करके। उसके बाद आगे देखो, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्साइल्स ट्रीटी। जब वर्साइल्स की ट्रीटी हुई तो ये जो वर्साइल्स की जो ट्रीटी थी ये मतलब विदाउट परमिशन जर्मनी की थी, मतलब जर्मनी में इस जर्मनी के इसको पूछा भी नहीं गया कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे, कोई चीज ज्यादा कम है या सैंक्शन ज्यादा तो नहीं है, मतलब किसी भी तरीके का उनसे जो है कोई भी जो है डिस्कशन जो है नहीं किया गया। ये फ्रांस और जर्मनी और फ्रांस, ब्रिटेन और यूएस ने क्या किया, जो अपनी मर्जी में आया वही वही रूल्स डाल दिए और उसी को जो है उन पर क्या कर दिया गया, थोप दिया गया। This treaty has been the most discussed all modern treaties. जितनी भी उस समय ट्रीटीज हुई थी उन ट्रीटीज में से सबसे ज्यादा जो डिस्कशन हुआ था किसका हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइल का हुआ था। डिप्लोमेट्स एंड द पॉलिटिशियन क्रिटिसाइज इट्स वेहिमेंटली। और जो उस समय के जो डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियंस थे, इन्होंने क्या किया, इसका बहुत अच्छे से जो है क्रिटिसिज्म किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एंड जस्टिस। ये जो क्या था कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल था, ये कोई डेमोक्रेसी का या कोई जस्टिस के बेसिस पर नहीं था, ये जबरदस्ती था। इट वॉज अ डिमीनिंग ट्रीटी दैट वाज फोर्स्ड अपॉन द डिफीटेड बाय द विक्टर्स। मतलब ये क्या था, जो हारे हुए कंट्रीज थे उन पर जीते हुए कंट्रीज का जबरदस्ती एक फोर्सफुली क्या है, ट्रीटी को जो है डिमीनिंग किया गया था। उसके बाद देखो, जर्मनी वाज नॉट इनवाइटेड टू द डिस्कशन एंड द नेगोशिएशन। इसके अलावा जितनी भी ट्रीटीज हुई थी, ट्रीटीज के जो है पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, उसमें जर्मनी को कभी भी बुलाया नहीं गया था ताकि उनके साथ कुछ बातें जो है वो नेगोशिएट कर सके। All its objections were ignored and the country was forced to sign on the dotted line.
और उसको जबरदस्ती क्या किया गया, मतलब डॉटेड लाइन समझ लो, मतलब उसको बिना पढ़ाए बिना कुछ किए जबरदस्ती नीचे में जो है साइन करवा लिया गया। The new elected government of Germany claimed their government was not responsible for the war। और जर्मनी का उस समय जो है जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद जो है क्या हुआ, डेमोक्रेसी भी वहां पर आ गई थी। तो जो जर्मनी का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था ये बोल रहा था कि हम लोग तो वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे पहले के जो गवर्नमेंट थे वो रिस्पॉन्सिबल है, और आज हम लोग डेमोक्रेसी हो गए हैं, तो इस तरीके का हमारे ऊपर में सैंक्शन लगाना, इस तरीके का वेजेस लगाना जो है हमारे लिए सही चीज नहीं है। So it was an unjust to punish the new democracy government for their acts। और इस तरीके से एक नए गवर्नमेंट को आपका पनिशमेंट देना सही नहीं है। इनफैक्ट पनिशमेंट वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव सिंस इट वुड वीकन डेमोक्रेसी इन द कंट्री बिकॉज द जर्मन पीपल वुड नेवर सपोर्ट अ गवर्नमेंट दैट एक्सेप्टेड सच ह्यूमिलेटिंग कंडीशन। इसके अलावा ये क्या था, वहां की जर्मनी की डेमोक्रेसी की एक वीकनेस भी थी। क्यों वीकनेस थी, कि अगर जर्मनी इन कंडीशंस को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो वहां के जो लोग हैं, वहां के लोग हैं ऐसे गवर्नमेंट को सपोर्ट ही नहीं करेंगे जिसने एंटी मतलब ह्यूमिलेटिंग कंडीशंस के साथ साथ ट्रीटी को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब जो ट्रीटी जर्मन के फेवर में नहीं थी ऐसे ट्रीटी को भी साइन कर लिया जर्मनी ने, तो इस बात से जर्मन जो लोग होंगे वो खुश नहीं होंगे और अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वापस से क्या कर देंगे, रिबल कर देंगे, जिससे जर्मनी की डेमोक्रेसी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो ये वहां की नई गवर्नमेंट जो है बोल रही थी। In stark contrast, the government of the victorious countries stirred anti-German hysteria in their countries and come to the negotiating table, vowing of the squeeze Germany dry like a lime up, ensure that the country could never raise the head again। और जो जीते हुए कंट्रीज थे वो अपने यहाँ के लोगों को ये बताना चाहते थे कि हम लोग जर्मनी को क्या करेंगे, बिल्कुल लेमन की तरह क्या कर देंगे, उसको निचोड़ देंगे। जिस तरीके से लेमन में जो जूस रहता है उसको आप प्रेस करोगे तो उसका पूरा जूस निकल जाता है, उसके बाद कोई काम का नहीं रहता। सिमिलरली जीते हुए जो कंट्रीज थे वो ये बताना चाहते थे कि हम लोग जर्मनी को पूरा लेमन की तरह क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ताकि वो दोबारा कभी भी किसी भी कंट्री के साथ जो है वॉर में शामिल ना हो। Their claim was that retreating Germany army had deliberately adopted the scorched earth policy, destroying all the territory under the control। इसके अलावा जर्मनी ने जितनी भी सेना रखी थी, जितनी भी आर्मी रखी थी, जितनी भी लैंड इसने कैप्चर किए थे, सबके सबको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ देखो, it soon become clear to everyone that such a treaty would only increase the possibility of another war। इससे पूरी दुनिया के लोगों को ये लगा कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है ये कोई पीस की ट्रीटी नहीं है, ये एक्चुअल में नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या है, एक लेखा जोखा है। मतलब ये एक क्या हो रहा है, ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है किसके लिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। क्योंकि अगर आप एक विक्टोरियस कंट्री हो ठीक है, लेकिन हारे हुए कंट्री पर जो है इस तरीके से अगर आप उस पर बैन लगा दोगे, इस तरीके से किसी लूज कंट्री पर आप इस तरीके से सैंक्शन लगाओगे तो वो बिल्कुल सही नहीं है। तो ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है यही आगे चलकर क्या बनेगा, ग्राउंड बनेगा किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। अब आगे देखो, स्टैब्लिशिंग द लीग ऑफ नेशन। उस समय वुडरो विल्सन ने क्या सजेस्ट किया था कि एक लीग ऑफ नेशन जो है होना चाहिए करके, उसके बारे में देखते हैं। The idea of forming an international organization to resolve the problem between the nations in an impartial and the objective manner had been playing in the minds of many political leaders from the end of the 19th century। एक लीग ऑफ नेशन नाम से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात की गई, जिसमें कहा गया कि जो कंट्रीज के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके थ्रू जो है सॉल्व करेंगे। During the war, Wilson 14 points once again brought the idea into the limelight। और ये जो आइडिया है ये लाइमलाइट में जो है आया था। Wilson tried hard to realize the vision। Eventually, the League of Nations was establishment in the Geneva। और ये जिनेवा में क्या हुआ था, 1920 में जो स्विट्जरलैंड का कैपिटल है, जहां पर ये जो है लीग ऑफ नेशंस जो है बना था। अब देखो ये जो लीग ऑफ नेशंस है ये उतना पावरफुल नहीं था। क्यों पावरफुल नहीं था, क्योंकि देखो ये जो लीग ऑफ नेशन थे, सबसे पहले इसमें तो है जिस जिस जगह को जर्मनी ने जीता था उनको, उन कॉलोनीज को तो इसमें शामिल कर दिया गया, लेकिन जो जो कंट्रीज जो है ब्रिटेन के या अमेरिका के या उस समय फ्रांस के जो कॉलोनीज थे उसको फ्रीडम नहीं किया गया। तो ये एक तरीके से गलत है कि जो जर्मनी ने जो एरिया एनेक्स किया था उन कंट्रीज को आप फ्री करके क्या कर रहे हो, लीग ऑफ नेशन में एंट्री दे रहे हो, लेकिन जो कॉलोनीज ब्रिटेन ने खुद बनाई है, फ्रांस ने खुद बनाई है, उसको आप उसमें फ्री नहीं कर रहे हो। उसमें हमारा इंडिया भी एक था,
हमारा इंडिया जो है उस समय ब्रिटेन के अंडर में कॉलोनी था, तो ब्रिटेन के अंडर में अगर वो कॉलोनी था तो उसको क्या करना चाहिए था? हमको भी एक फ्री कंट्री करके जो है शामिल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा जो है उस समय नहीं हुआ। और इसके अलावा लीग ऑफ नेशन के फेल होने का एक और सबसे बड़ा रीजन क्या था कि लीग ऑफ नेशन का आइडिया अमेरिका ने ही दिया था, लेकिन खुद ब खुद अमेरिका जो है इसमें शामिल नहीं हुआ था। तो ऐसे लीग ऑफ नेशंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे कि कुछ कॉलोनीज को अपने मर्जी से फ्री करके शामिल कर दो और बाकी कॉलोनीज को रहन दो, आप जीते हो तो आपकी कॉलोनीज आपकी कॉलोनी है और हारे हुए कंट्री की कॉलोनी को जबरदस्ती इंडिपेंडेंट करके आप मिला दे रहे हो। तो इस तरीके से ये जो लीग ऑफ नेशन ये कुछ समय तक चला, उसके बाद क्या हो गया, ये फेल हो गया। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या होता है, एंड होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें तो बेनिफिट सबसे ज्यादा किसको हुआ, फीमेल्स को हुआ। और इसके अलावा जो जर्मनी ने जितने भी एरियाज एनेक्स किए थे वो कंट्रीज क्या हो गए, फ्री हो गए। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में अब कॉलोनीज जो है कम हो गई। और जर्मनी में यहाँ पर क्या क्या, जर्मनी के लोगों के मन में एक एंटी सेंटिमेंट्स जागना चालू हो गया और यही चीज आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होगी, तब्दील होगी। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहो। बाय बाय।